दर्शक इसको समझे कि लोग इसकी तुलना, मनीष जी मैं देख रहा है सारे चैनल पे या न्यूज चैनलों पे बात हो रही है, कोई इसकी माओवादी से तुलना कर रहा है, कोई इसकी नक्सलवादी से तुलना कर रहा है क्योंकि ये नकली लाइन पे चल रहा है। इंडियन स्टेट का मतलब है मनीष जी इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश की हाई कोर्ट, इस देश की सेना, इस देश के अर्धसैनिक बल। भारत देश के खिलाफ युद्ध करने के ऐलान करने की छूट, तो ऐसी छूट तो फिर 67 साल में कांग्रेस के शासन में भी नहीं मिली थी। पिछले साल ये जब इंग्लैंड गया था तो वहां इसने बिल्कुल खुलकर कहा था कि हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, वो छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है, एक समूह है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज राहुल गांधी तो हद दर्जे तक चले गए। राहुल गांधी जहां तक गए वो पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीतिक लड़ाई में ये तो होता है कि आप जातियों के समीकरण बनाएं, जातिवादी युद्ध करा दें, एम वाई समीकरण टाइप का लालू मुलायम टाइप की राजनीति करें, कांग्रेस जो करती रही वो भी करें। दलितों का जो खेल सिब्बल के सहारे करने की कोशिश की, परसों हमने उसको समझने की कोशिश की थी कि सिब्बल ने कह दिया दलितों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए। ये बुनियाद ऐसा लग रहा है गृह युद्ध की तैयारी थी। लेकिन देश के खिलाफ सीधे युद्ध, भारत स्टेट के खिलाफ युद्ध, भारत गणराज्य के खिलाफ अब युद्ध करना चाहते हैं राहुल। पहले जरा सा सुन लेते हैं राहुल को, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। And the capability to stop them. And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. हम भारत सरकार से फाइट कर रहे हैं, भारत गणराज्य से फाइट कर रहे हैं। अब वो भारत सीधे सीधे उसने इंडियन स्टेट से लड़ाई का अपना सीधा युद्धनाद कर दिया, युद्ध का संक्रांत कर दिया, और कोई उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रही। बहुत स्पष्ट वो बोला है कि मैं भारत की स्टेट से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मनीष जी जो आपने थंबनेल में लगाया है, जो मैंने कहा कि दर्शक इसको समझे कि लोग इसकी तुलना, मनीष जी मैं देख रहा है सारे चैनल पे या न्यूज चैनलों पे बात हो रही है, कोई इसकी माओवादी से तुलना कर रहा है, कोई इसकी नक्सलवादी से तुलना कर रहा है क्योंकि ये नक्सली लाइन पे चल रहा है, कोई कह रहा है माओवाद की लाइन पे चल रहा है। मैं इसको माओवाद या नक्सलवाद से बिल्कुल अलग मामला मानता हूँ और उसका कारण भी बता दूंगा अभी। कि मैंने इसीलिए लिखा है कि ये वारेन हेस्टिंग 206 साल बाद लौटा है बड़े खतरनाक इरादों के साथ। दर्शकों को मैं बता दूं 1773 में वारेन हेस्टिंग इस देश में बंगाल प्रेसिडेंसी का ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल वो बना था, और 17 वो बंगाल की प्रेसिडेंसी का वो गवर्नर जनरल था, और उसने वहीं बैठे बैठे मद्रास पे हमला करके कब्जा किया, और उसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उसको उसने कब्जा किया। तो उसने एक तरह से 1/3 भारत पे अंग्रेजों का राज कर दिया था। केवल ये अवध का मामला बचा हुआ था जो उसके बाद हुआ। और मैं उसको वारेन हेस्टिंग क्यों कह रहा हूं कि वारेन हेस्टिंग के अगर आप ये अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अंग्रेजों को जाकर देखिए, तो सबसे ज्यादा क्रूरता से उसने यहाँ पर हमले किए, और उसके अलावा उसने सबसे बेरहमी से लूटा। यानी उसकी क्रूरता और बेरहमी ने सारे रिकॉर्ड इस तरह से तोड़ दिए थे कि यहाँ से लौटने के बाद वारेन हेस्टिंग के ऊपर लंदन में मुकदमा चला था, और वो बाद में बड़ी बुरी मौत मरा, बहुत दीनहीन स्थिति में मरा। लेकिन उसने हिंदुस्तान में रहते हुए किस तरह से उसने हमले किए थे, और वो पहला गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का, तो पहला हमलावर था। और आज आजाद भारत के इतिहास में राहुल गांधी ने बिल्कुल वारेन हेस्टिंग के इतिहास को दोहराया है कि वो भारत पर हमला करने की पूरी योजना वो बना रहा है, और इसको उसने खुलकर कहा है अपने बयान के अंदर। वो जो माओवादी या नक्सलवादी की बात कर रहे हैं वो तो इसके साथ लग जाएंगे, वो इसके एक तरह से वो गद्दार जो है। जब वारेन हेस्टिंग भी हिंदुस्तान में आया था तो वो उसकी हिस्ट्री पढ़िए,
तो उस वो बहुत मुट्ठी भर लोग उसके साथ थे, चुटकी भर लोग थे। अगर आप हिंदुस्तान की उससे गणना बात करिए, जनगणना की बात करिए उस समय की, तो उसको भी साथ दिया था उस भारत पर हमला करने में। उस समय के जो कुछ गद्दार थे, उन गद्दारों वो गद्दार उसके साथ खड़े हो गए थे और उन गद्दारों के बल पे उसने हमले किए थे। तो ये जो माओवाद है, खालिस्तानी है, नक्सलवादी हैं, ये इस देश के गद्दार है। ये गद्दार तो इसके पीछे खड़े ही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का फाइनेंसर एक ही है। उन गद्दारों का भी फाइनेंसर एक है और इसका भी फाइनेंसर एक है। वही जॉर्ज सोरोस बैठा हुआ है, वही आईएसआई पाकिस्तान में बैठी हुई है, वही कनाडा के लोग बैठे हुए हैं। तो ये इनके सबका एक तरह सबका मालिक एक है। ये अलग अलग चेहरे हैं। ये पॉलिटिकल चेहरा है, सबसे घातक चेहरा है और सबसे बड़ा खतरनाक टूल है। लेकिन इसने मनीष जी आज इतनी बेशर्मी के साथ खुलकर कहा है, तो इसका मतलब तैयारी इनकी पूरी है। और मेरे ख्याल से हाँ, ये न्यूज चैनलों पे तो बहुत इसको हल्के में लिया जा रहा है। ये हल्के में लेने वाला मामला नहीं है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही होगी कि जो उसने कहा कि अब हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इंडियन स्टेट का मतलब समझता है आदमी, सब अच्छे समझता है और इसको समझा कर ही भेजा गया है। इंडियन स्टेट का मतलब है मनीष जी, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश की हाई कोर्ट, इस देश की सेना, इस देश के अर्धसैनिक बल, उन सबके खिलाफ युद्ध लड़ने की घोषणा इसने कर दी है। और इसके ऊपर तो कायदे से जो आदमी सीधे कह रहा है कि मैं इंडियन स्टेट के साथ लड़ना चाहता हूं, तो भारतीय सेना को इसके खिलाफ अपने हिसाब से कदम उठा देने चाहिए। जो आदमी सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा हो, तो वो उस आदमी के खिलाफ तो सेना को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, सेना को गोली मारने का भी अधिकार है। ऐसे व्यक्ति को जो कहे कि हम भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं, हम उनसे युद्ध लड़ रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि भारतीय सेना के खिलाफ भारतीय अर्धसैनिक बल या भारतीय सुप्रीम कोर्ट, भारत के हाई कोर्टों में 1100 जज है मनीष जी। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 32 से 34 जज हैं। तो उन सबके खिलाफ युद्ध की घोषणा उसने आज सार्वजनिक मंच से कर दी, अपने गुर्गों, अपने लफंगों, अपने चमचों के खिलाफ। और वो चमचे लगातार उसकी वाहवाही कर रहे हैं। और यहाँ पर सवाल तो मेरा मनीष जी कुछ और है कि पहला सवाल तो सरकार से है कि क्या भारत एक अनाथ देश है? भारत का एक लावारिस देश है? या भारत को आपने सड़क छाप देश बना दिया, जिसे बनाना स्टेट जिसे कहा जाता है, वो कि एक आदमी खुलकर एक तरह से चुनौती दे रहा है, भारत देश को चुनौती दे रहा है। तो भारत की सरकार क्या कर रही है? अभी तक तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, इसको उल्टा टांग के ले जाना चाहिए था जेल के अंदर ये आदमी। और उसके अलावा इस देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो बात बात पर सुओ मोटो एक्शन लेता है, तो इस आदमी के खिलाफ क्या सुओ मोटो एक्शन लेगा कि वो जो देशद्रोह में बंद है, लफंगे, नक्सली लफंगे, माओवादी लफंगे, उनको दे जमानत तो बाहर छोड़ दो। तो जैसे बाहर छोड़ने का आदेश देते हो, तो इस पर सुओ मोटो एक्शन कब लोगे? इसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। वो खुद कह रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध करेंगे। तो इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। और मैं अभी देख रहा था, जो इस देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े वकील हैं, जिनका नाम है हरीश साल्वे, वो खुलकर उन्होंने कहा कि इसके बिल्कुल सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है कि इस आदमी को देशद्रोह का ये आदमी सीधे अपराधी है। तो इसमें दोनों दोनों लोग कटघरे में खड़े हैं मनीष जी, इस देश की सरकार और इस देश का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये लोग ये कार्रवाई करने के अधिकारी हैं, इनके पास अधिकार है। और तो मैं नीचे किसी से नहीं कह सकता। और या फिर सेना भी अपने सारे संकोच तोड़े, संकोच सारे बंधन खत्म करे और इसके खिलाफ, क्योंकि इसने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात की है। तो भारतीय सेना आज रात में इसके घर पहुंचे और इसको जैसे मुर्गा टंगा होता है मीट की दुकान पे, उस तरह से उल्टा टांग कर इस आदमी को लाए, क्योंकि इस आदमी ने वो जहर बोरा, और अगर इसको बढ़ाया गया, इसको खुली छूट दी गई, इसको सह दी गई, तो फिर ये आने वाले मैं फिर वही होगा कि जो सत्ताधारी दल है वो 2-4-5 साल बाद अपने सत्ता भोग के अपने अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे, लेकिन इस देश के लिए जहर भोग के जाएंगे वो। तुम जितना विकास की बात करो, लेकिन इस तरह के नंगे नाच की खुली छूट, भारत देश के खिलाफ युद्ध करने के ऐलान करने की छूट, तो ऐसी छूट तो फिर 67 साल में कांग्रेस के शासन में भी नहीं मिली थी। जब देश की बात आती थी तो कांग्रेस औकात बता देती थी इन कम्युनिस्ट गुंडों को। ये जो गुंडे हैं वामपंथी, इनको समझ में आ गया था। जेएनयू के अंदर एक बार इन्होंने वो काम किया था, जेएनयू के वीसी को मारा था, तो इंदिरा गांधी ने 45 दिन इनके जेल के अंदर रखकर ऐसी कुटाई की थी कि जब तक कांग्रेस की शासन रहता है, ये कम्युनिस्ट
बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ये जब इस पर तुलना की जाएगी, जब इतिहास तुमको तौलेगा तो इतिहास तुमको बहुत नीचे रखेगा कि देश के बिल्कुल। और दुश्मनों को ये इंडिया छूट स्टेट के खिलाफ आह्वान तो भिंडरवाले ने भी किया था, तो इंदिरा गांधी ने अंदर घुस करके खींच करके लाश ही निकाली थी उसके बाद स्वर्ण मंदिर से। कुत्ते की इंदिरा गांधी ने पाला। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने उसको पाला बढ़ाया सब कुछ, लेकिन जिस समय वो बहका तो उसको कुत्ते की मौत मारा था, कुत्ते की मौत। और उसके 350 साथियों के साथ मारा था और स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर मारा था। यहाँ पे तो फिर मुंह से निकलेगी, यहाँ पे तो स्वर्ण मंदिर के अंदर कत्ल हो गया और उसके खिलाफ FIR नहीं हुई आज तक। तो इस तरह से देशद्रोही तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को नंगे नाचने की छूट दोगे तो तुमको इतिहास माफ नहीं करेगा, जो इस देश के सत्ताधारी दल है। बिल्कुल। और ये भाषा तो सचमुच पाकिस्तान बोलता है, ISIS बोलता है, ये बात तो लश्कर तैयबा कहता है कि हमारा इंडियन स्टेट से है। अब कांग्रेसी चमचे बेलचे उनके खैराती इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये तो सीधे मोदी सरकार की बात कर रहा है, ये भारत की बात नहीं की जा रही है। इंडिया तो लगा हुआ है इसमें कि ये इंडिया नहीं शब्द तो इन्हें बड़ा प्यारा था कि इंडिया गठबंधन ये बनाए हुए हैं। नहीं नहीं मनीष जी, इसने मोदी सरकार की भी बात नहीं की। इसका वीडियो नहीं, जरा इसके दोबारा खलिया लतिया तो यही कह रहे हैं ना, ये व्याख्या कर रहे हैं कि ये सरकार की बात हुई है, ये भारत की बात नहीं है। मैं कहता रहा हूँ कि खलिया लतियार जो है उनकी बात छोड़ दीजिए, उसका वीडियो जरा दोबारा सुन लीजिए। 50 सेकंड का ही है वो खुलकर कह रहा है कि भाजपा, RSS और इंडियन स्टेट। तो उसने भाजपा RSS बिल्कुल अलग कर दिया। इंडियन स्टेट तो मैंने कहा ना, इंडियन स्टेट में सुप्रीम कोर्ट भी आता है, इंडियन स्टेट में भारतीय सेना भी आती है। तो वो तो इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध की बात कर रहा है और सीधे सीधे देशद्रोह कर रहा है। और देशद्रोह के बाद अगर वो नंगा नाच रहा है तो इसका 16 आने जिम्मेदारी You have भारत not की सरकार understood की what है। is going on सुन लेते And हैं जरा एक बार। सुनिएगा। and the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. बिल्कुल अलग करके उसने कहा है। बिल्कुल, ये साफ कह रहा है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इस देश की आर्मी, इस देश का न्याय तंत्र, इस देश का चुनाव, मतलब जितना भी संवैधानिक संस्था है उस पे हाँ। कब्जा है और वो अब कोई इंडिया नहीं रह गया। मतलब इसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है इस देश में, इंडियन आर्मी जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन सर, इससे अलग हट करके अभी विदेश से लौटा है, हम लोगों ने पिछले दिनों भी कहा था कि विदेश गया कुछ ना कुछ करामात करेगा। ये आदमी, इस आदमी का मेंटल लेवल ऐसा नहीं है कि इस तरह की सोच ये खोद रख दे। तो इसके पीछे की क्या प्लानिंग आपको नजर आ रही है? क्योंकि ये आदमी इस लेवल का सोच नहीं कि ये शब्द जो है यूं ही बोल दे। अब बताता हूँ मनीष जी, ये वियतनाम से लौट करके अभी आना हुआ है, क्योंकि अमेरिका तो अब जाना बंद हो गया है ट्रंप के आने के बाद। पिछले साल ये जब इंग्लैंड गया था तो वहां इसने बिल्कुल खुलकर कहा था कि हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, वो छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है, एक समूह है। उसको इंडिया कहे, हिंदुस्तान कोई अपने आप में देश नहीं है, अलग अलग राज्यों का समूह है। ये वहां पे बाकायदे इंग्लैंड में बैठ के कह रहा था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अभी इसने ये बात क्यों कही है, और इसको बैठे दिल्ली में बैठे लोगों की अगर आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर बहुत बुरी तरह से आंखें खुलेंगी नहीं, आंखें फटी रह जाएंगी जो सत्ताधारी दल बैठे हैं। कि जरा गौर करिए कि अभी कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले एक खबर आई थी कि चीन और भारत का समझौता हो गया और बहुत सीमा पे तनाव बहुत कम हो गया, अपने अपने स्थान पे दोनों की सीमाएं, दोनों सेनाएं लौट गई। ये बिल्कुल सही खबर थी, आई और दोनों सेनाओं ने उसकी कंफर्म भी किया। चीन ने बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त की। लेकिन उसके 15 दिन के बाद ही चीन की खबर आई कि चीन ने अपनी तरफ, अपने बॉर्डर की उस तरफ उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो ये कोई बात नहीं, भारत भी यहाँ बना रहा है। लेकिन उसके बाद मनीष जी, भारत के सेनाध्यक्ष का बयान आया, भारत के विदेश मंत्री का बयान आया
कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में तो है लेकिन बहुत संवेदनशील है, और हमने अपनी सेना बिल्कुल कम नहीं की है बॉर्डर से। बिल्कुल बहुत साफ बयान आया था, और दोनों का आया था, सेना अध्यक्ष के साथ साथ विदेश मंत्री का भी आया था। तो ये अचानक ही ऐसे कारण ही नहीं आया था। इसका मतलब वहां पर कुछ गतिविधि ऐसी है कि अभी भी चीन अपने आप को बहुत ज्यादा बैकफुट पे नहीं ले जा रहा। और उसी के साथ साथ मनीष जी आप याद करिए कि अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुए होंगे, दर्शकों को भी याद आ जाएगा कि वो बांध बनाने की बात चल रही है चीन की, जिसका भारत ने बड़ा पुरजोर विरोध किया है। तो वो जो उसने 1.5 महीने पहले दोस्ती नौटंकी पीछे जाने की थी, वो सिर्फ इसलिए की थी कि वो जो बांध वाला प्रोजेक्ट है उस पर भारत अड़ंगा ना डलाए। लेकिन भारत बहुत बुरी तरह से अड़ गया उस मामले पर, तो वो उसका अभी प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो उसके बीच में, उस पूरे बीच में आज ये कूदा है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध करेंगे। तो इसका करेक्शन आप इससे जोड़िए कि ये जो 2008 में सिग्नेचर करके आया है, गुलामी, एक चीन की गुलामी करने के दस्तावेज में जो दस्तखत करके आया है कि हम हमेशा चीन के साथ खड़े रहेंगे, भारत के साथ जब युद्ध होगा तो हम चीन के साथ खड़े होंगे। और आज इसने वो बात सिद्ध कर दी कि जब चीन के साथ चीजें फिर गड़बड़ हो रही हैं, तो ये आदमी यहाँ पर हिंदुस्तान में गरज रहा है कि हम भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे, हम भारत के खिलाफ युद्धरत हैं, हम भारत के साथ युद्ध में हैं। तो इतनी ज्यादा खुली चेतावनी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं दी थी। तब चीनी एजेंडे के साथ है, मतलब एक तरह से जो चीन के साथ समझौता कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये उसी की तरफ बढ़ता। हाँ, ये बिल्कुल मैंने कहा ना, 2008 में जो दस्तखत करके आया था, ये उसी का परिणाम है, ये उसी की गुलामी है, क्योंकि ये दस्तखत करके आया है चीन की गुलामी के। और इसीलिए आज तक किसी कांग्रेसी की औकात नहीं हुई जरा बता दे कि उसमें क्या, क्योंकि उसमें गुलामी लिखी हुई है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ तुम्हारे साथ हमेशा खड़े होंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ हम तो हमेशा मोर्चा खोलेंगे। तो वो गुलामी का ही एक परिणाम है कि आज ये गरज रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं मनीष जी बताऊं, दर्शकों को कहूंगा, आप जरा पूरा इतिहास उठाकर पढ़िए आजादी से पहले का, 1857 से 1947 तक का इतिहास पढ़िए। क्रांतिकारी जो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हुए हैं, और उनके जैसे 7-8 लाख लोगों जिनकी मौत हो गई, जो लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया उन 90 सालों में, कांग्रेसी उसमें एक भी नहीं था, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मनीष जी उनमें से किसी ने भी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि उनमें से किसी ने भी नहीं कहा था कि हम भारत के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। चाहे आप भगत सिंह को पढ़ लीजिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद को पढ़ लीजिए, किसी भी क्रांतिकारी को पढ़ लीजिए, उनका था ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ हमारी लड़ाई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे हिंदुस्तान में जो सरकार है या हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से हमारी लड़ाई है, भारत से हमारी लड़ाई है और हम भारत से लड़ेंगे, हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा। और 90 साल का इतिहास उसका गवाह है। तो 90 साल तो वो निकाल दीजिए, और उसके बाद के जो 77 साल हैं उनमें भी, इसमें तो कोई लड़ने वाली ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पक्ष होता है, विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष का विरोध होता है। किस तरह से 77 में जो इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई, तब जयप्रकाश नारायण आए, उनके साथ दुनिया भर की टीम आई, बड़ी लड़ाई हुई, 19 महीने बड़े बड़े दिग्गज वहां जेल में बंद रहे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध करेंगे, किसी ने नहीं कहा। तो इस आदमी ने भारत के इतिहास में कलंक की थाली लेके खड़ा हुआ है। ये आदमी, ये सब, इन सब लोगों पे कलंक लगा रहा है। ये पक्ष विपक्ष, ये जो चमचे हैं, चाटुकार हैं, खैराती हैं, इनकी बुद्धि पता नहीं कहाँ घास चरने गई है। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इसके इरादे क्या हैं। ये हिंदुस्तान के संदर्भ में बात ही नहीं कर रहा मनीष जी, जो इसकी धमकी है। ये मैंने इसीलिए बताया कि ये चीन के चक्कर में, चीन की गुलामी में, एक तरह से चीन पहले टेस्टिंग दी वाटर, जो एक कहावत होती है कि चीन यहाँ का पानी चेक कर रहा है कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है, और उस हिसाब से वो अगली रणनीति बनाएगा। तो आज उसने एक अपना पहला मोहरा उतारा है मैदान में, और उसने आते ही भारत की सेना को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को खुली चुनौती दी है।